Welcome back, Ji. And we were talking about bottom of the pyramid markets, and we discussed that many a times ये बहुत बड़ी market जो है ये ignore होती है, and there are people who are actually focusing upon these things. There are many charities in Pakistan even कि जो different universities का क़याम भी अब हमारे वजूद में ला रहे हैं, जहाँ पर इस bottom of the pyramid के लोगों को education दी जाएगी, and by the time then when they would be in an earning position, so they will be paying the fee. इस तरह के बहुत सारे models जो हैं इसके ऊपर discussion की गई, लेकिन बहुत से लोगों का एक बड़ा खास ख्याल इस $5 ट्रिलियन मार्केट के ऊपर भी है जो कि एक्चुअली उनके यूज में आ सकती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बॉटम ऑफ द पिरामिड के आइडिया को अपने मुल्क के हवाले से भी देखना शुरू करें तो 49% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन कंटिन्यू टू लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। वन ऑफ द आइडिया जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और आपको यहां से अंदाजा हो रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस कंडीशन की सूरत हाल वो कितनी सीवियर है। More than 70 million Pakistanis face severe food insecurity. Food price hikes, including those of flour, rice, sugar, vegetables, further worsen the food insecurity. So again, big chunks of efforts needed to be done, जिसमें के लोगों को बेसिक जरूरियात जिंदगी वो प्रोवाइड की जाए। 13% of Pakistani children do not finish primary school education. बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसको एक्सप्लॉइट और एक्सप्लोर, ये दोनों वर्ड्स मैं साथ साथ यूज कर रहा हूं, यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान स्पेंड्स अबाउट 0.8% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन हेल्थ व्हिच इज इनसफिशिएंट टू कैटर द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। सो अब उन तमाम लोगों का वाली वारिस कौन होगा, उन सबको कौन सर्व करेगा, वो एक बहुत बड़ी मार्केट है व्हिच इज टू बी सर्व्ड एंड व्हिच इज एक्चुअली इज इग्नोर्ड। Pakistan ranks 146 out of 187 countries on a Human Development Index. Pakistan spends 0.8% of its GDP on health and 1.8% on education. So even Congo spends, अब Congo African country जैसा जो जगह है उनका 1.2% on the GDP और 6.2% on the education spend होता है। तो पाकिस्तान के केस में things are very different, things are very alarming, and these are the big markets, these are the living creatures out there कि जिसको के अब सोचना है कि उनके जो सारी जरूरियात है, उनकी जो नीड्स वांट्स हैं, उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, और किस तरीके से ऑब्वियसली अपनी ऑर्गेनाइजेशनल जो पर्सपेक्टिव में डिस्कशन है उसको भी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब हमने अभी तक की डिस्कशन के अंदर न्यूरो मार्केटिंग, डिसरप्टिव मार्केटिंग, अगेन डिस्कस विद यू द बॉटम ऑफ द पिरामिड कॉन्सेप्ट, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट हवालाजात वो देखे। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सिलेक्टिंग कि अब आपने इस सारी डिस्कशन की रोशनी में हाउ एंड व्हेन यू आर गोइंग टू टारगेट योर पर्टिकुलर कस्टमर्स, आपने अब सेगमेंटेशन मार्केट की कैसे करनी है, और आपने उसमें से टारगेट फिर किसको करना है। टारगेट आपने बॉटम ऑफ द पिरामिड को करना है, टारगेट आपने अपर एलीट क्लास को करना है, टारगेट आपने विमेन को करना है कि चिल्ड्रन को करना है, टारगेट आपने किसी पर्टिकुलर एथनिक मिक्स को करना है। सो हु आर यू गोइंग टू टारगेट एंड व्हेन आर यू गोइंग टू टारगेट, इसके ऊपर अब हमारी डिस्कशन जो है वो कुछ फर्दर आगे प्रोग्रेस वो करेगी। STP के कॉन्सेप्ट को हम एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं, एंड आई विल बी एड्रेसिंग योर क्वेश्चंस आफ्टर दिस लेक्चर। सो उसमें हम डिस्कशन सेशन अपना पूरा लॉन्च करेंगे। फिल वक्त आपका जो एक आइडिया है यहाँ पर STP के हवाले से, उसमें सेगमेंटेशन के लिए टिपिकली आप लोगों को पता है कि जब हम सेगमेंटेशन रिलेटेड टू द कंज्यूमर मार्केट की बात करते हैं तो वी हैव गॉट 4 एस्पेक्ट्स इस पे सेगमेंटेशन की जाती है मार्केट की। इट कैन बी जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, टॉकिंग अबाउट नेशंस, रीजन, स्टेट्स, कंट्रीज एंड सिटीज। इट कैन बी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, टॉकिंग अबाउट एज, जेंडर, फैमिली साइज, फैमिली लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन एंड एक्सेट्रा। When you talk about psychographic segmentation, it is talking about social lives, आपकी social class, आपका lifestyle, आपकी personality traits. And when you talk about behavioral segmentation, you're talking about knowledge, attitude and different आपके जो user status है, benefit sorts हैं, इन सब के ऊपर बात वो की जाती है। अब behavioral segmentation को हम एक example के साथ elaborate करते हैं। Behavioral segmentation में it is said that the behavioral approach segments buyers into groups based on their attitude to and use of the product and the benefits they expect to receive. It uses such
variables as usage rate, impulse purchase, brand loyalty, sensitivity to marketing, mixed variables such as price, quality and promotion. अब उसमें टूथपेस्ट मार्केट की एग्जांपल मैंने आपके लिए यहां पर पुट की है. अगर हम बेनिफिट सेगमेंटेशन में टूथपेस्ट मार्केट को देखें तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सेगमेंट नेम आते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल बेनिफिट सॉर्ट हमारे पास मेन एस्पेक्ट है. उसके बाद प्रिंसिपल बेनिफिट सॉर्ट में हमारे पास सेंसरी सेगमेंट से रिलेटेड फ्लेवर, प्रोडक्ट एंड अपीयरेंस है. हमारे पास सोशिएबल कॉन्टेक्स्ट में ब्राइटनेस ऑफ टीथ है. हमारे पास वॉरियर कॉन्टेक्स्ट में डिके प्रिवेंशन है. और हमारे पास इंडिपेंडेंट सेगमेंटेशन में द मेन फोकस पॉइंट कैन बी द प्राइस. ओके, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स में जब हम सेंसरी सेगमेंटेशन के पॉइंट को बिग स्टेप आगे लेकर चल रहे हैं तो इट कैन बी द चिल्ड्रन, जिसमें सोशल बिहेवियर की अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की तो यूजर्स ऑफ आपका स्पेयरमिंट फ्लेवर टूथपेस्ट. अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो कोलगेट एंड स्ट्राइप एंड डिफरेंट अदर्स. अगर हम पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दैट वुड बी, अगर हम ब्रांड पर्सनैलिटी की बात करें यहां पर तो हाई सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, ठीक है. और इसी तरह आपका लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक जो इसमें होगा दैट वुड बी हेडोनिस्टिक. सोशिएबल के केस में अगर आप सेगमेंटेशन नेम को देख रहे हो तो ब्राइटनेस ऑफ टीथ व्हिच वुड बी द context of or discussion point for the teens and the young people. And social behavior characteristics, smokers के लिए वो हो सकता है. McLean's and Ultra Bright can be the brands, and the high sociability and lifestyle characteristic is active. अगर हम warriors के context में segment name को देखें तो that can be the decay prevention. Large families इसमें use हो जाएंगी, काउंट की जाएंगी. आपका हैवी यूजर्स इसके अंदर सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक है. आपका क्रेस्ट कैन बी वन ऑफ द ब्रांड इन द पॉपुलर इन द मार्केट. हाई आपका हाइपोकॉन्ड्रियासिस के ऊपर बात की जा रही है, जिसमें कि इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की डिस्कशन की जाती है. एंड कंजर्वेटिव स्टाइल ऑफ द लाइफस्टाइल वुड बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. इसी तरह इंडिपेंडेंट सेगमेंट में द प्राइस इज द मेन कंसर्न. डेमोग्राफिक एस्पेक्ट में द मेन आर द डिसीजन मेकिंग पीपल इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. हैवी यूजर्स, ब्रांड्स ऑन सेल उनका टारगेट पॉइंट होगा. हाई ऑटोनॉमी उनको चाहिए और वैल्यू ओरिएंटेड उनके जो लाइफस्टाइल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उनके ऊपर फोकस हो रहा होगा. सम बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन में कुछ फर्दर हम चीजों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि आपके ये डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल एस्पेक्ट उस वक्त यूज किए जाते हैं जब कंज्यूमर मार्केट की बात हो. जब हम इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करते हैं तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट काउंट की जाती हैं. इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के केस में आपके जो सेगमेंट्स के फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं दैट कैन बी द इंडस्ट्री, लोकेशन, साइज, टेक्नोलॉजी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द मैनेजमेंट. और परचेज एंड यूज सिचुएशन को जब हम इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो दैट इज एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ परचेज, वॉल्यूम ऑफ परचेज. जिसके बरक्स कंज्यूमर मार्केट में जब परचेज एंड यूज की बात की जाती है दैट इज साइज ऑफ परचेज, ब्रांड लॉयल्टी एंड पर्पस ऑफ यूज. लेकिन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में आपके जो कंस्ट्रक्ट्स होंगे वो बदल जाएंगे. लाइकवाइज यूजर नीड्स की जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर मार्केट में प्रोडक्ट सिमिलैरिटी, प्राइस प्रेफरेंसेस ये एक्सप्रेशन यूज किए जाते हैं. जबकि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेगमेंटेशन के अंदर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, असिस्टेंस फ्रॉम सप्लायर्स, ब्रांड प्रेफरेंसेस, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू टॉक अबाउट एंड फोकस अपॉन. सेगमेंटेशन को डिसाइड कर लेने के बाद कि आपने जितने सेगमेंट डेवलप कर लिए, मार्केट को डिवाइड कर लिया डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, अब आपके पास अगला पॉइंट ये होता है कि आपने सेगमेंट वैलिडिटी को काउंट करना है कि जो सेगमेंट आपने पिक किया आया वो वैलिड भी था कि नहीं. और सेगमेंट वैलिडिटी के लिए आपके पास जो मेन क्राइटेरियाज हैं दैट आर नंबर 1, कैन द सेगमेंट बी मेजर्ड, वो क्वांटिफाइबल हो. नंबर 2, इज द सेगमेंट बिग इनफ कि आपको इनफ पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट वो दे सके. नंबर 3, कैन द सेगमेंट बी रीच्ड, क्या उसकी एक्सेसिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी भी मौजूद है कि नहीं. डू सेगमेंट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से कंसिडरेबली डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज आपको सेगमेंट करने का फायदा कुछ नहीं होगा. इसी तरह कैन द सेगमेंट बी रीच्ड प्रॉफिटेबली एंड इज द सेगमेंट सूटेबली स्टेबल, कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका वो सेगमेंट मार्केट से गायब नहीं हो जाए, शिफ्ट ना कर जाए, तो आपको उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसको इंश्योर भी करवाना है. तो दीज आर फ्यू ऑफ द एस्पेक्ट्स जिससे कि हम सेगमेंट की वैलिडिटी को वो काउंट करते हैं. अब जब आपने मार्केट में सेगमेंट्स डेवलप कर लिए और उन सेगमेंट्स की वैलिडिटी को इंश्योर कर लिया, तो फिर अगला स्टेप हमारे पास होगा कि अब उन सेगमेंट्स में से आपने पर्टिकुलरली टारगेट किनको करना है. अब टारगेट को सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्टिंग विच सेगमेंट टू सर्व, एक्चुअली अगला स्टेप फिर हमारे पास आएगा विच इज द पोजीशनिंग, जो टिपिकल हम एसटीपी एनालिसिस करते हैं उसमें देन विल बी रीचिंग टू द पॉइंट ऑफ द पोजीशनिंग. और पोजीशनिंग में वी हैव टू इंप्लीमेंट द चोजन इमेज एंड अपील टू चोजन सेगमेंट.
हमें अपनी आपको पोजीशन करना है, पोजीशनिंग स्टेटमेंट भी बनानी है, और उस कॉन्टेक्स्ट में आपके जो मार्केटिंग मिक्स के पीस हैं दे वुड बी एक्टिवेटेड. व्हाट इज गोइंग टू बी द प्राइस, हाउ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी फीचर्ड, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, हाउ यू आर गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट. तो तमाम पोजीशनिंग पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो उस टारगेट मार्केट के मुताबिक फिर डेवलप वो किए जाएंगे. अब मार्केट में जब हमने टारगेटिंग करनी है तो हमारे पास टारगेटिंग के दो मेन पर्सपेक्टिव्स आते हैं. एक है टारगेटिंग ब्रॉडली, जिसमें कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, और दूसरा है टारगेटिंग नैरोली, जिसमें हम माइक्रो मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट को वो यूज करते हैं. और इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, जिसमें के अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है या माइक्रो मार्केटिंग है, इन बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेगमेंटेड मार्केट का एक लेवल आता है, और उसके बाद कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट वो आता है. अब इस आइडिया को हम एक जनरली ओवरव्यू में देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग टारगेट्स द होल मार्केट विद वन ऑफर, जिसको मैस मार्केटिंग का नाम भी वो दिया जाता है. डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंटेड मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच. हर एक सेगमेंट के लिए आप एक डिफरेंट पैकेज प्लान के साथ बात वो करते हो. जब हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो टारगेट्स अ स्मॉल शेयर ऑफ अ लार्ज मार्केट, जिसमें कि लिमिटेड कंपनी रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं और आपका नॉलेज ऑफ द मार्केट जो है वो एक्सटेंसिवली ज्यादा होता है. इसी तरह माइक्रो मार्केटिंग के केस में इज ए प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड लोकेशंस. सो दैट इज व्हाट यू कॉल माइक्रो मार्केटिंग. अब जब आप पोजीशनिंग लेवल पर पहुंचे कि आपने चाहे माइक्रो मार्केटिंग करनी है या आपने मैस मार्केटिंग करनी है, तो पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट में व्हेन वी फोकस अपॉन द पीस, तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एज यू ऑल नो, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 4 P's, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज देयर आर 7 P's, जिसको एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स का नाम भी आप देते हो. सो प्रोडक्ट्स के केस में व्हाट डज द कस्टमर वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट फीचर्स डज इट हैव टू मीट their needs, so how and where will the customer use it, ये सब प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एड्रेस करने हैं. जब हम प्राइस की बात करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस टू द बायर, आर देयर एस्टैब्लिश्ड प्राइस पॉइंट्स फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये चीजें आपकी हाईलाइट की जाएंगी. एंड लाइकवाइज देयर आर अदर एस्पेक्ट्स एज वेल. जब हम प्लेस की बात करते हैं तो वेयर डू बायर्स लुक फॉर योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इफ दे लुक इन स्टोर व्हाट काइंड, एंड ऑब्वियसली जब हम प्रमोशन की बात करेंगे तो वेयर एंड व्हेन कैन यू get across your marketing messages to your target market, will you reach your audience by advertisement, आप टीवी के जरिए करोगे, बिलबोर्ड्स पर बात करोगे कि रेडियो को आपने यूज करना है, सो आपकी प्रमोशनल कैंपेन्स के ऊपर वो बात की जाएगी. एंड देयर इज नो डाउट, अगर हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग में इसकी बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व अ फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसको फिजिकल एविडेंस भी लिखा जाता है, प्रोसेसेस एंड पीपल. इन केस ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट आपको देखना है कि इट शुड बी स्मार्ट, रन डाउन, इंटरफेस उसका कैसा है, कंफर्ट उसका लेवल कैसा है, फैसिलिटीज कैसी हैं. जब हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो स्पेशली रिलेटिव टू सर्विस इंडस्ट्री एंड हाउ आर द सर्विसेज कंज्यूम्ड एंड ओरिजिनेटेड. और इसी तरह पीपल के हवाले से द एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, कल्चर, कस्टमर सर्विसेज. सो देयर आर सो मेनी कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन आवर पी एनालिसिस. लेकिन मार्केटिंग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती सिर्फ पीस की डिस्कशन तक. Those P's can be further translated into different C's. जिस तरह के 4C का कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिसमें कि कंपनी, कस्टमर, कंपेटिटर एंड कम्युनिटी की बात की जाती है. Then we can further extend into 4 W's, which are basically economic wealth, environmental wellness, आपका social well-being, human wisdom. ये आपके 4 W's के कॉन्सेप्ट की तरफ फिर हम चले जाते हैं. So marketing mix में it is not just the P's that we need to focus upon. There are so many other alphabets as well, जिनके ऊपर बात की जानी वो जरूरी है. ऑब्वियसली ये डिपेंड कर रहा होगा कि आपका मार्केटिंग पर्पस और आपकी मार्केटिंग सेंट्रिसिटी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर तो आप कॉर्पोरेट सेंट्रिक हो तो ऑब्वियसली इट इज पीस, लेकिन अगर आप स्टेक होल्डर सेंट्रिक हो रहे हो तो वहां पर फिर आप 4 C's को ले आते हो. लेकिन अगर आप ग्लोबल सेंट्रिक होने की बात कर रहे हो तो वहां पर ऑब्वियसली यू नीड टू टॉक अबाउट द 4 W's. इसी तरह as I told you कि there are so many other alphabets as well, जिसके साथ हम मार्केटिंग मिक्स को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं. So in case of suppose 4 C's, customer, convenience, communicate and costs, we have 4 E's as well, जिसमें कि experience and it's everywhere, and then it is evangelism, and then there is exchange. ठीक है, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके ऊपर फर्दर आपका फोकस वो करवाया जाता है. So अब मसला ये नहीं है कि आप कितने P's और कितने C's और कितने E's यूज कर रहे हो. मेन आइडिया इज कि यू हैव टू बी बिट सिस्टमैटिक.
You have to be more focused. You have to be more critical. You have to be technically looking into the facts कि आप किस तरीके से अपने आप को ज्यादा competitive, ज्यादा sustainable और ज्यादा customer centric and customer oriented वो बना सकते हो. Likewise, आपने अगर मार्केटिंग मॉडल्स की बात फर्दर एक्सटेंड भी करनी हो तो इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट जो ज्यादा पॉइंट ऑफ एम्फेसिस अब किया जाता है, दैट इज फोकस ऑन सॉल्यूशन. इंस्टेड ऑफ प्लेस, फोकस ऑन एक्सेस. Instead of promotion, focus on customer education. And instead of price, focus on the value you're going to create and share with the customer. Okay, so ये तमाम मार्केटिंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आपके साथ मैं रैंडमली शेयर कर रहा हूं, so that you could be having an overview that how this scope of marketing is going to be elaborated. और उसके अंदर उसका जो डीएनए है वो आपको कैसे ये बात बता पाएगा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव्स जो हैं वो कैसे अचीव होंगे. So when we talk about the marketing plan as a whole, उसमें हमारे पास जो बेसिक पी मॉडल है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, उसके साथ हम एसोसिएट कर लेते हैं आपके 5W के मॉडल को, जिसमें के व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ मच एंड हु, इन चीजों को एसोसिएट करके आप चारों पीस को इवेल्युएट करते हो. प्रोडक्ट के केस में भी व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू नीड, व्हाट नीड डज इट फिल, व्हेन डू यू नीड इट, हाउ विल द प्रोडक्ट फिल द नीड. लाइकवाइज प्राइस के हवाले से, प्लेस के हवाले से, प्रमोशन के हवाले से यू हैव टू कोट कि आप कब, कहां, क्यों, कैसे इन तमाम चीजों को यूज करोगे फॉर योर बेटर पोजीशनिंग. क्योंकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है दैट इज एसटीपी, सेगमेंट हो गया. सेगमेंट बनाने के बाद आपने टारगेट कर लिया, टारगेट के बाद अब आप पोजीशन करना चाह रहे हो तो यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ फॉर कपल ऑफ टाइम्स कि आप वैल्यू प्रोपोजिशन अपनी एक्यूरेटली वो कैसे कर पाओगे. Likewise, as I told you earlier, there are so many alphabets we can use in this context. So many models are available. There can be 4 C's, 4 A's, 4 O's, जिसके ऊपर बात की जा सकती है. और ये तमाम के तमाम मॉडल्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को, मार्केटिंग प्लान को, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जीक्यूट करोगे टू मेक योर सेल्फ वर्थवाइल फॉर द कस्टमर, फॉर द कंज्यूमर्स. Therefore, जब हम सेगमेंट बना बैठे, उस सेगमेंट में हमने टारगेटिंग कर ली, उसके साथ हमने पोजीशनिंग को एसोसिएट कर लिया, जिसमें कि पोजीशनिंग द मार्केट ऑफरिंग इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कस्टमर हम बात करते हैं. तो साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएशन को भी वो सोचना है. जैसे हमने ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के केस में भी बात की थी कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, keeping yourself in the same market with the same product, with the same client, with the same type of the services. ठीक है, so आप अपने आप को differentiate कैसे करोगे. Okay, so differentiate the market offering to create superior customer value. ये हमारे पास मेन कंसर्न है, जिससे कि क्या होगा, आप कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएशन का सबब बनोगे. फिर उसमें ऑब्वियसली वैल्यू कैप्चरिंग भी इन्वॉल्व हो जाएगी और उसमें वैल्यू को क्रिएशन का कॉन्सेप्ट भी वो इवॉल्व हो जाएगा. But you have to come up with an idea कि how and why you think that your product must be the product of choice. Okay, उस केस में ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग एनालिसिस भी करना है, मार्केटिंग प्लानिंग भी करनी है, फिर आपको मार्केटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म्स को भी यूज करना है ताकि आप बदलते हुए तकाजों के मुताबिक जो मार्केट डायनामिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सको, कंज्यूमर नीड वांट्स को अंडरस्टैंड कर सको, प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशंस को लेकर आ सको. तो दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ योर टिपिकल मार्केटिंग प्लान. इसी तरह मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर जब हम मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स की, जब मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स की हम बात करें तो उस केस में स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, मार्केटिंग मेजरमेंट, ये आपके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में चीजों को डेवलप करने में हमें मदद देती हैं. और पर्टिकुलरली ये मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स जो है दैट इज मोर लिंक्ड विद द आपके जो ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन जो आपकी वर्किंग है, उस सारे को कंप्रीहेंड करने के लिए हमें इस मार्केटिंग मिक्स की जरूरत वो पड़ती है. जिसमें कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के केस में आप रिसर्च कैसे कर रहे हो, आपकी प्राइमरी रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च क्या है, प्लानिंग आप क्या कर रहे हो, जिसमें कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मीडिया प्लान्स, फोरकास्टिंग, बजट्स, इन सब के ऊपर बात की जाती है. आपकी स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट की, मार्केट की, चैनल की, आप ब्रांडिंग कैसे कर रहे हो, आपका नेम कैसे एस्टेब्लिश किया गया है, आपने लोगोस क्या डेवलप किए हैं, ग्राफिक आप कैसे आइडेंटिटी डेवलप कर रहे हो, जिसको भी हमने न्यूरो मार्केटिंग के अंदर भी वो डिस्कस किया था. लाइकवाइज हाउ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश द प्राइसिंग.
इसी तरह आउटबाउंड मार्केटिंग में आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी पब्लिसिटी, आपके इवेंट, सेल्स, डायरेक्ट आपकी जो इंटरेक्शन विद द कस्टमर है, उसमें क्या डेटाबेस मैनेज करना, टेली मार्केटिंग करना, इन सब चीजों को सोचा समझा जाता है। इनबाउंड मार्केटिंग में ऑब्वियसली इंटरनेट, आपके सोशल जो नेटवर्क्स हैं, आपके जो कंटेंट डेवलपमेंट है, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टॉक अबाउट एंड फोकस अपॉन। और मार्केटिंग मेजरमेंट के केस में ट्रेडिशनल हम कॉन्टेक्स्ट में इनबाउंड टेलीफोन, कस्टमर एक्विजिशन, इस तरह के वेरिएबल्स को देखते हैं। इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग की बात की जा रही है और सोशल कॉन्टेक्स्ट में आपका लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर एंड यू नेम इट, ये तमाम के तमाम आपके जो नेटवर्क्स हैं, इन सब का सहारा लिया जाएगा ताकि आप अपने रीच को, अपने कस्टमर इंटरेक्शन को, प्रॉक्सिमिटी को बेहतर से बेहतर वो बना सको। वी आर गोइंग टू हैव अ शॉर्ट ब्रेक और उसके बाद फिर हम अपनी डिस्कशन को एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं। ये मैं, ये यूसुफ, लंगोटिया यार सी मेरा। लाहौर में हमारे घर के सामने एक बड़ा बाग था। उस बाग का गेट बाप बहादुर के जमाने। रोज शाम को हमने वहां पतंगे उड़ानी और उसके बाद जाके यूसुफ की दुकान से झझरिया चुरा के खानी। झझरिया? मेरा साहब नमस्ते। नमस्ते, मेरी पोती मुंबई वाली। और बेटे क्या हाल चाल है? छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ ले बांधे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फैसल स्वीट्स? जी। दादाजान, दिल्ली से किसी की कॉल है। हेलो, यूसुफ अंकल? कौन? जी मैं समान बोल रही हूँ दिल्ली से, आपके बचपन के दोस्त बलदेव जी की पोती। याद है बचपन में आप दोनों झझरिया चुरा के खाते थे? बचपन की तंग गली फिर सुकून ठाले, छोटी छोटी मीठी चोरी गांठ लेके बांधे। एक पतंग सा उड़ता था परिंदों की तरह, परिंदों की तरह, परिंदों की तरह। एक दौर था, मन मन मोर था। एक दौर था, मन मन मोर था। पार्टीशन के वक्त हम रातों रात हिंदुस्तान आ गए। यूसुफ जी बड़ी आजादी। कागजों की कश्तियों में डूब रहता था, झांकती खिड़कियों में उलझ रहता था। वो भी क्या दौर था, मन पे न जोर था। एक दौर था, मन मन मोर था। एक दौर था, मन मन मोर था। हाँ जी, कौन? हैप्पी बर्थडे यारा। ओके जी, वेलकम आफ्टर द शॉर्ट इंटरवल। और अभी ये आपको मैंने जो पर्टिकुलर ऐड दिखाया, इसमें ये जो आपको मैं मॉडर्न मार्केटिंग मिक्स का एग्जांपल दे रहा था कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, मार्केटिंग मेजरमेंट्स आपने कैसे करनी है। सो अब गूगल का हमने एक टिपिकल ऐड देखा जिसमें कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया गया और उन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके किस तरीके से आप लोग
जो है वो एक्सेसिबिलिटी वो अचीव कर रहे हो, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन वो इस टिपिकल एड के अंदर वो चली। अब प्रोडक्ट एंड सर्विस डिसीजंस जब आपने करने हैं रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मिक्स कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें आपको प्रोडक्ट के हवाले से मैं थोड़ी सी इन डेप्थ डिटेल में लेकर चल रहा हूं कि यू नीड टू नो कि आपके प्रोडक्ट मिक्स में विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी वो कितनी है। जब आप मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हो और उसमें आप पीस में प्रोडक्ट के वर्ड को पिक करते हो, तो प्रोडक्ट विड्थ से मुराद होगी रेफर्स टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस द कंपनी कैरीज। प्रोडक्ट लेंथ से मुराद होगी refers to the total number of items the company within its product lines, और depth से मुराद होगी refers to the number of versions offered by each product in the line. And when we talk about product mix consistency, so that would mean refers to how closely related the various product lines are in use, the production requirement, distribution channels and some other ways. तो प्रोडक्ट मिक्स के हवाले से व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस, तो यू नीड टू फोकस अपॉन कि आपने किसी भी प्रोडक्ट लाइन के अंदर विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी वो कितनी क्रिएट करनी है। सो हियर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स डिस्कशन। इसमें यहां पर मैंने प्रोडक्ट लाइन डेप्थ उसको भी शो किया है ग्राफिकली, प्रोडक्ट लाइन लेंथ उसको भी मैंने शो किया है, और प्रोडक्ट लाइन विड्थ उसको भी मैंने यहां पर डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हाउ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स आर गोइंग टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अब ये आपके डिसीजंस हैं कि आपने वैरायटी कितनी देनी है, आपने टाइप्स कितनी देनी है, आपने वर्जन्स कितने ऑफर करने हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हम इन केस ऑफ सैमसंग देखें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट मिक्स विड्थ में वी हैव TVs, we have mobile phones, we have cameras, we have SD RAMs, we have refrigerators, washers and so on. और अगर हम प्रोडक्ट लाइन लेंथ की देखें बात, तो उसमें फर्दर हमारे पास टेलीविजन कैटेगरी के अंदर एक पूरी लिस्ट मौजूद है, मोबाइल कैटेगरीज में पूरी लिस्ट मौजूद है। सो दैट्स हाउ बेसिकली कंपनीज डिसाइड कि उनको किस प्रोडक्ट मिक्स के साथ अपने आप को ज्यादा स्ट्रेटेजिक और ज्यादा कंपेटिटिव वो बनाना है। ओके, अब पोजीशनिंग के अंदर हम एक फर्दर एडिशन पे चलते हैं जिसमें कि पोजीशनिंग स्टेटमेंट वो कैसे की जाती है। इसके ऊपर आपसे मैं मुख्तसर सी एक बात वो डिस्कस कर लेता हूं कि हाउ यू आर गोइंग टू पोजीशन योरसेल्फ डिफरेंटली, डिफरेंशिएटेडली फ्रॉम अदर्स। पोजीशनिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए, जिस तरह मिशन एंड विजन स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमारे पास टेक्निकल एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, इसी तरह पोजीशनिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमें कुछ नुकात का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहला स्टेप ये है कि आपका टारगेट कौन है। जैसे हम STP की बात अब इस वक्त देकर चल रहे हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, तो आपका टारगेट है कौन। सो हु इज द कस्टमर, हु इज द कंज्यूमर टारगेट। ओके, सो व्हाट स्लाइस ऑफ द पॉपुलेशन is the most motivated to buy what you do, right? आपको इस बात को क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, आपकी चीज को खरीदेगा कौन। इसी तरह where do you play, which means कि what is the frame of reference that helps to define the space in the marketplace that you compete in. So आपकी कैटेगरी क्या है, your brand is the what. इसी तरह that is the benefit के ऊपर बात की जा रही है, उसमें where do you win. So what is the promise you will make to the consumer target, thinking about the main benefit, rational, emotional, you are promising to deliver. इसी तरह that's because क्यों खरीद रहा है वो, so why should they believe us, so what support points help to back up the main benefit. ओके, तो ये चार इंपॉर्टेंट चीजें पोजीशनिंग स्टेटमेंट को डेवलप करने के लिए वो बनाई जाती हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। और पोजीशनिंग स्टेटमेंट के लिए आपका टारगेट, आपकी कैटेगरी, आपके बेनिफिट, सॉर्ट्स और आपके सपोर्ट पॉइंट्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जिसके बगैर आपकी प्रॉपर पोजीशनिंग स्टेटमेंट एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। अब जब आप पोजीशनिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू टेक द शेप ऑफ अ सेंटेंस। अब उस सेंटेंस फॉर्मेट में जब हम आते हैं तो टू द टारगेट आपका यहां पर वैल्यू लिख रहे हो, अवर प्रोडक्ट इज द कैटेगरी क्या है, दैट प्रोवाइड्स फंक्शनल एंड सिंबॉलिक और एक्सपीरियंशियल बेनिफिट बिकॉज सपोर्ट रीजन टू बिलीव. Okay, so that is how the structure of the sentence in terms of the positioning statement is to be developed and incorporated. अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर मैं पोजीशनिंग स्टेटमेंट की आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल बॉडी शॉप की पोजीशनिंग स्टेटमेंट को देखिए. द बॉडी शॉप सेज दैट फॉर पीपल सीकिंग वेलनेस,
अब ये आपका टारगेट मार्केट हो गया। द बॉडी शॉप ऑफर्स द मोस्ट नेचुरल बाथ एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकॉज वी आर द मोस्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली कॉस्मेटिक्स कंपनी. So that is a very good positioning statement. Southwest Airline, they says for short route travelers, target market हो गई. Southwest Airline offers the best prices with reasonable and dependable services. This is what they are going to offer because अब वो क्यों उसको परचेज करेंगे? We operate point to point service and don't charge more for last minute bookings. ओके, सो पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स जो हैं ये बेसिकली मेजर रोल अदा करेंगी आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए भी, और यही पोजीशनिंग स्टेटमेंट्स आगे चलकर आपके लिए पीओपीज और पीओडीज का काम भी वो कर रही होंगी कि हाउ एंड व्हाई यू आर डिफरेंट एंड हाउ एंड व्हाई यू आर हैविंग द पैरिटी. अनदर एग्जांपल आई हैव इज द पोजीशनिंग. अब हम स्लोगन और पोजीशनिंग के अंदर एक कंपैरिजन में देख रहे हैं कि पोजीशनिंग इज नॉट अबाउट स्लोगन. ठीक है, नाइकी जस्ट डू इट, that's a slogan. So what the world's best athletes wear, see the difference. अब इन दोनों expressions के आप फर्क को देखें. Okay, world's best athletes wear and Nike just do it, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं. So the second statement, positioning positions better, it is more truthful and relevant. Okay, तो ये आपका मेजर फर्क होता है slogans में और positioning में. Likewise, जब आपने पोजीशनिंग कर ली तो अब आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप डेवलप होगा that would be that you have to talk about the perceptual mapping. Okay, so perceptual mapping is a diagrammatic technique used by asset marketers that attempt to visually display the perceptions of customers or potential customers. Typically, the position of a company's product line and or brand is displayed relative to their कंपटीशन. अब इसके ऑब्वियसली आप परसेप्चुअल मैपिंग के लिए एक कस्टमर पूरा सर्वे जो है वो करोगे और ये देखोगे कस्टमर किन ब्रांड्स को कहां पर पोजीशन वो करवा रहे हैं. सो उनके एक्सपेंसिव लेस एक्सपेंसिव के दरमियान कंपैरिजन, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी के दरमियान कंपैरिजन, और यहां पर मैंने डिफरेंट लैपटॉप्स की जो कंपनीज हैं उनके हवाले से परसेप्चुअल मैप आपके सामने यहां पर डिस्प्ले किया है. Likewise, जब हम perceptual map की बात कर रहे हैं तो we are also concerned with another important concept which is basically positioning versus branding. Okay, अब यहां पर ये बात याद रखिएगा कि branding और positioning में वो yin and yang वाला एक concept, एक interrelationship है, but at the same time they are different. Okay, so positioning is rational actually, जबकि branding is emotional. मैंने आपको बताया था कि माइंड के अंदर हमारे पास दो मेजर पार्ट्स हैं, थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन. Okay, so thinking brain is focusing upon the positioning aspect, जबकि जो emotional side of the brain है that is focusing upon the branding aspect. Okay, so the expression of your company strategy in precise phrases that convey differentiation, role and relevance, ये है positioning. लेकिन जब आप branding की बात करते हो तो expression of your company strategy in words, उनकी tonality, उनकी साउंड, कलर, डिजाइन, इमेजिंग, इलस्ट्रेशन, ये सब आपके इमोशनल पर्सपेक्टिव है जो कि ब्रांड कवर वो कर रहा होगा. नो डाउट हम ब्रांड पोजीशनिंग का एक एक्सप्रेशन इकट्ठा भी वो यूज करते हैं. अब जब हम ब्रांड की एक्चुअली डिस्कशन करें तो अब वैल्यूज, स्ट्रेटेजी, डिजाइन, ट्रस्ट, आइडेंटिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि ब्रांड के साथ एसोसिएट वो हो जाएंगे. यहां पर आपके साथ मैं कुछ वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स ईयर वाइज इनकी कैटेगरीज डेवलप की जाती हैं. मैं उसका कंट्री वाइड एनालिसिस आपको दिखा रहा हूं, और प्लस यहां पर मैंने इस मैप के अंदर कोशिश की है कि दुनिया के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वहां पर कौन कौन सा ब्रांड किन किन सालों में वाज द टॉप मोस्ट ब्रांड कंसिडर्ड, उसकी प्लेसमेंट आपके साथ मैंने यहां पर वो शो की. ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो 2017-18 अगेन द सैमसंग वाज द टॉप मोस्ट ब्रांड सिंस देन. Okay, इसी तरह जापान and Toyota, these are the topmost brands, they're always like interlinked. तो रीजनल कैटेगरीज के हवाले से भी एमएनसीज की भी जो प्लेसमेंट की जाती है, जो ब्रांड कैटेगराइजेशन डेवलप की जाती हैं, ब्रांड रैंकिंग्स डेवलप की जाती हैं, सो ये चीजें भी कंपनीज को विजुअलाइज करनी है कि कौन कौन से ब्रांड्स किन किन रीजन्स में आर गेटिंग मोर पॉपुलर और उनकी सस्टेनेबिलिटी उन रीजन्स में किस तरीके से इंश्योर की जाए. फॉर एग्जाम्पल 2017 में अगर हम अमेरिकन साइड पर देखें तो द गूगल वॉज द टॉप मोस्ट ब्रांड, बट 2018 में आकर Amazon was the next replacing the Google perspective. So likewise brands की categorizations और उसके लिए brand finance global बहुत से आपके जो rating agencies and bodies हैं जो कि इन तमाम brands की categorizations को calculate वो करती हैं. अब brands के context में
जब आप ब्रांड ऑडिट एक डेवलप कर रहे हो तो ब्रांड ऑडिट में यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उसमें आपका ब्रांड इन एसोसिएशन विद द कंपैरेटिव ब्रांड डिस्कस किया जाता है ब्रांड ऑडिट में। सो अब आपका ब्रांड जो है उसके इंटरनल एस्पेक्ट्स, उसके डिफरेंट मैट्रिसेस, उसकी पोजीशनिंग, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मार्केट सेगमेंटेशन, उसकी डिफरेंशिएशन, इट्स अ कंप्लीट इन डेप्थ टॉपिक जिसमें के बेशुमार वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप अपने ब्रांड को कंपेटिटर के ब्रांड के साथ किस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस में लेकर आते हो और उस ऑडिट से ये बात इवैल्यूएट करते हो कि वेयर इज योर ब्रांड इन कंपैरिजन विद योर कंपटीशन। ओके अब यहां पर जब हम पर्टिकुलरली, मैं इस पर सिर्फ एक चीज को हाईलाइट आपसे कर रहा हूं एंड दैट इज द ब्रांड पर्सनैलिटी। ओके सो ब्रांड पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें उसका नेम, लोगो, स्लोगन, स्टाइल, कैरेक्टर, लाइक ये ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम कैरेक्टर की बात करेंगे, कैरेक्टर ऑफ द ब्रांड, उसकी पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, इन सब चीजों को कैलकुलेट वो किया जाता है। अब ब्रांड्स के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हैं, it is said that brand represents the consumer's perceptions and feelings about a product. As I told you, कि feeling part of the brain को hit कर रहा है, and its performance. It is the company's compromise, not compromise, it is the company's promise to deliver a specific set of features, benefits, services, and experiences consistently to the buyers. Okay? अब brand positioning में we talk about attributes, benefits, and beliefs. ब्रांड, उसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारे पास आता है जिसमें कि हम ब्रांड नेम सिलेक्शन की बात करते हैं, उसके बाद ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स डेवलप की जाती हैं, उसके बाद आप ब्रांड डेवलपमेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो डेवलप करते हो। तो ये आपका एक सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होगा टू कम एंड टॉक अबाउट योर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। अब ब्रांड ऑडिट के अंदर, जैसा भी आपको मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा आपके साथ ब्रांड के पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को। तो ब्रांड पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हर एक ब्रांड, उसकी एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन इज बेसिकली देयर। उस एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन में दैट ब्रांड इज टेकन अप एज ए पर्सन। ओके उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जब हम ब्रांड पर्सनैलिटी को हाईलाइट कर रहे हैं। सो अगर हम डव की बात करते हैं तो डव की पर्सनैलिटी है नेचुरल, सॉफ्ट एंड फ्रेंडली। डव का कल्चर है ट्रस्ट बेस्ड। डव के रिलेशनशिप है क्लोज टू वुमेन। जब हम स्टारबक्स की बात करें तो स्टारबक्स कॉफी, उसकी पर्सनैलिटी है क्वालिटी ओरिएंटेड, ट्रेडिशनल। उसका कल्चर है कमिटमेंट ओरिएंटेड, रिस्पेक्ट। उसका रिलेशनशिप है प्रॉक्सिमिटी, पर्सनलाइजेशन, फ्रेंडशिप। ठीक है, उसकी जाहिर है सेल्फ इमेज है, उसकी अपनी रिफ्लेक्शन है, उसकी अपनी फिजिक है। जस्ट लाइक दैट जब हम ब्रांड पर्सनैलिटी को एसोसिएट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोस्टा कॉफी, तो वहां पर अब उसका एक अपना कल्चर है इटालियन हेरिटेज का, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिबल। उसका एक अपना रिलेशनशिप है विच इज बेस्ड अपॉन ट्रस्ट। उसकी एक अपनी रिफ्लेक्शन है विच इज रियल कॉफी लवर्स। सो हर एक ब्रांड जो है वो एक डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटी उसको वो हाईलाइट करता है। जस्ट लाइक दैट वी कैन हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल, जिसमें के अगर हम नाइकी की बात करते हैं तो नाइकी हैज गॉट अ पर्टिकुलर कल्चर। उसमें उसका अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट है, उसका स्पोर्ट्स एंड फिटनेस की वो बात कर रहा है, उसका अपना सेल्फ इमेज है, आई एम एथलीट एंड आई एम ब्रांड कॉन्शियस एंड आई एम कूल। उसकी अपनी फिजिक है, जस्ट डू इट। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक होकर एक पर्सनैलिटी को डेमोन्स्ट्रेट वो करती हैं। हमारा जूम मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिए।